हेलो बच्चों, IIT JEE मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना डे 3 का टास्क DPP नंबर 3। आई होप सभी स्टूडेंट ने DPP नंबर 3 को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और इस DPP को सॉल्व करने के बाद में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी और इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बात कर लेता हूँ। जैसे इसमें हमने तीन सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स दिया हुआ। फर्स्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम था, ये सबसे सॉल्व होना चाहिए था। थर्ड प्रॉब्लम भी सभी से सॉल्व होना चाहिए था। सेकंड प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलती करी होगी। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कहाँ गलतियां जनरली बच्चे करते हैं, कहाँ कंसेप्चुअली मिस्टेक है बच्चों को ना। सेकंड प्रॉब्लम बड़ा ही लाजवाब, बहुत आसान, बट अगर आपको कंसेप्चुअली थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो गलतियां करोगे ही करोगे। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ प्रॉब्लम बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। ठीक है, मतलब ये आपसे होना चाहिए था। मतलब आसान इन द सेंस कि अगर आपको तरीका मालूम है तो फटाफट कर सकते हो, नहीं मालूम है तो फिर दिक्कत जाएगी। फिफ्थ प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया। सिमिलरली पैराग्राफ के बारे में बात करें तो ये भी बहुत सही प्रॉब्लम है। बस एक छोटी सी बात का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने छोटी सी बात मिस करी तो प्रॉब्लम गलती कर जाओगे। 8 नंबर प्रॉब्लम, ये बड़ा ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। जैसे 10th की बात करें, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था। ठीक है। 9th ये आपसे होने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, 9th में कहीं कोई समस्या नहीं जाती, बाद में इसका आंसर की गिवन है। नाउ तो अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सभी प्रॉब्लम्स को। तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं हम। सिंगल होता है, मिनिमम ऑफ मैं 2,3 आपसे पूछूं, भाई इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? 2 है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई मैक्सिमम ऑफ 2,3 कितना होगा? इन दोनों में मैक्सिमम कितना है? 3 है। ये आंसर आ गया हमारे पास में। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कांस्टेंट में। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मिनिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में मिनिमम कौन सा है? ठीक है। तो अब आपको क्या है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट थोड़ा लाइट चली गई है तो उस बात से आपको दिक्कत नहीं है, आपको स्क्रीन बड़ी अच्छे से दिखाई देगी, आप यहां समझना ना। ना मिनिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये क्या वेरिएबल्स आ गया है ना, x और एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब सारी बात क्या है ना कि वो x पे डिपेंड करेगी कि x कैसा है, वेरी कर रहा है। ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, एक ही x एक्सिस y एक्सिस में दोनों की ग्राफ बना लो। जैसे मैंने क्या किया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं, ये बनाया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है। कलर चेंज करते हुए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी बनाया, ये बना लिया। ठीक है। अब फिर कलर चेंज करते हैं, हमें इन दोनों का मिनिमम चाहिए। तो भैया आप क्या करो, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करो और प्लस इंफिनिटी तक जाओ। तो अब देखो मिनिमम मतलब जो नीचे आ रहा है, तो इन दोनों में नीचे कौन सा आया? यहां तक आया, इन दोनों में ये मिनिमम आया। अब आगे बात करें तो इन दोनों में ये मिनिमम आया है, जो ब्लू लाइन जा रही है ना। उसके बाद देखें तो इन दोनों में मिनिमम कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली अगर इस ग्राफ को मैं अलग से तोड़ के देखूं तो यहां पर कुछ ऐसे आया, फिर कुछ ऐसे बन रहा है ना, और फिर ये ऐसे चला गया। ये इनका से मिनिमम इसका ग्राफ आया। अगर आपको मैक्सिमम लिखना होता तो हम ऊपर वाला हिस्सा ले लेते हैं। आई होप आपको पहले तो इसका मीनिंग समझ में आ गया। नाउ अब हम बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन पे और इस सवाल के खूबी पे बात करते हैं। पहला काम तो हमें इसका ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूं। तो ये मान लेते हैं अपना एक्स एक्सिस हो गया, और दिस इज सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। नाउ अब देखो ग्राफ जब बनाना है तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। y इक्वल टू 1 का ग्राफ मैं यहां बना देता हूं, ये आ जाएगा y इक्वल टू 1 का ग्राफ आ गया। ठीक है। y और ये क्या आएगा, 1 प्लस एक्स पावर 5। अब देखो इसके ग्राफ में बड़ा आपको ध्यान रखना है, ये 1 प्लस एक्स पावर 5 का ग्राफ आप जब बनाओगे तो भाई देखो पहले होता है एक्स क्यू का ग्राफ, एक्स पावर 5 का ग्राफ जो होता है इनका शेप कुछ ऐसे आता है। ठीक है। अब इस शेप में बड़ा अच्छे से आपको ध्यान रखना था। एक छोटा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पहले मैं समझाता हूं ना, कि एक्स क्यू का ग्राफ आपने बनाया तो एक्स क्यू का ग्राफ कुछ ऐसे जब बनाओगे ना, कुछ ऐसे आता है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट है ना, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस वाले पॉइंट पे जब ग्राफ जाएगा तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे आप ऐसे समझ लो ना, ऐसे जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे और ऐसे गया और ऐसे गया। ठीक है, ये अपना ओरिजिन है। मतलब यहां पर क्या है कि एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है और इसका टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है। तो बच्चों को सुनने में शायद जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है, सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक्स क्यू के लिए एक्स एक्सिस टेंजेंट कैसे हो सकता है? टेंजेंट तो टच करता है। गलत, ये डेफिनेशन ही गलत होती है ना, कि टेंजेंट टच नहीं, टेंजेंट कट भी कर सकता है कर्व को। ठीक है। तो अभी मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। तो आप ये मान के चलिए, हाँ ये टेंजेंट आएगा और ये ऐसे स्मूथ ग्राफ आ रहा है, जैसे कि मैं कुछ ऐसे बनाऊं। ये समझो बात को ना, ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं ना।
यहाँ कहीं ओरिजिन मान लिया हमने, इस तरह का ग्राफ आएगा। तो बस इस बात को आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना था। अब क्या करना है मुझे, x पावर 5 का ग्राफ भी सेम ऐसे ही जाएगा, शेप तकरीबन सेम ही रहेगा। अब क्या है कि जब ग्राफ आएगा तो वो यहाँ पर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन सी बनाएगा हल्की सी, ठीक है, और ग्राफ फिर कुछ ऐसे निकल जाएगा। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, और यही सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यही बच्चे मात खा जाते हैं ना इस सवाल के अंदर। अब देखो ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों ग्राफ बना लिए। अब मैं ऐसे ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ तो बड़ा आसान हो गया, एक्स स्क्वायर से फैक्टर्स आ रहे हैं x-2 और x-3, ठीक है। इसका ग्राफ जब आप बनाओगे तो 2 और 3 पे तो कट करेगा, ग्राफ कुछ क्वाड्रेटिक का अपवर्ड बन जाएगा। मॉड लगा रखा है तो नीचे वाला हिस्सा उठ करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आई। तो हमने क्या किया, 2 यहाँ कहीं ले लेते हैं और 3 यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ आपको इतना मालूम चलेगा कि ग्राफ जो जाएगा एक्चुअली वो कैसे जाएगा ना, कुछ ऐसे जा रहा होगा। यहाँ से ग्राफ आया, ठीक है, और कुछ ऐसे गया और कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ शार्प कॉर्नर बनना है ना, कमाल की बात ये है। अब देखो इसमें भी अभी थोड़ा सा लोचा है ना, मैं समझाएंगे आपको बात को। अब पहले तो समझो पीक पॉइंट जो है ये मैंने यहीं तक ही क्यों बनाया है ना, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक की बात करें कुछ कुछ बातें सीखो। जैसे पहला सीखा जाए हमारे पास में y² - 5x + 6, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ये बात श्योर है ना। इसका जो मिनिमम वैल्यू है कितना आता है, -d/4a आता है। तो -d का वैल्यू कितना आया, b², तो 25 यहाँ से आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा 4a, और c का वैल्यू 6 अपॉन में कितना है, 4 टाइम्स ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कितना बन गया, 24 यहाँ से बना, ये आ जाएगा 1/24, माइनस का 1/4 आ गया। ऊपर जब लेके जाओगे मैक्सिमम 1/4 तक ही जाएगा, और ये y = 1 की लाइन है तो ये इससे नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आया। अब देखो बात को समझिए कि ग्राफ कुछ ऐसे गया है ना, यहां तक कुछ ऐसे निकल जाएगा। अब एक और चीज, x बराबर 0 पे जब हम बात करें, इसकी वैल्यू की बात करते हैं, x बराबर अगर 0 हो ना, यहां से समझो आपने क्या किया, y बराबर इसका ग्राफ बनाया, y बराबर इसका ग्राफ बनाया, y बराबर इसका ग्राफ बनाया। तो x बराबर जब 0 यहाँ पुट कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। मतलब ये ग्राफ जब आगे की तरफ लेके जाऊंगा ये सीधा जा रहा है ना, और ये 6 पे जाके कट किया, 0,6 पर, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आएगी। अब आगे का पॉइंट समझो, भी ग्राफ जब आगे जाएगा ना, ऐसे जब आगे ग्राफ जा रहा होगा, ये आगे जा रहा होगा, ये कभी कट नहीं करेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। कारण क्योंकि ये x⁻5 है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे आ रहा है, x² - 5x + 6 लिखा हुआ है। मतलब आप x की वैल्यूज डालोगे ना तो इसमें y की वैल्यू ज्यादा है, x⁻5 बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो भैया ये हमेशा इसके ऊपर ही रह जाएगा, ये कभी ऐसे कट नहीं करने वाले, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट। तो दो बातें ध्यान देने वाली आई, एक तो ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान देने वाला है, तीसरा हमारे पास ये भी आया है ना। उसके बाद में अब हमें क्या करना है, मॉड ऑफ x-4 का ग्राफ बनाना है, y = इसका ग्राफ बनाना है। अच्छा देखो बच्चों को अगर इसका ग्राफ नहीं पता होता ना, बहुत से कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर y बराबर, अब मॉड ऑफ x-4 का ग्राफ बनाना है तो एक माइनस साइन देख लेते हैं, और माइनस देख लेते हैं तो उससे नेगेटिव में जाना है। नहीं, नेगेटिव में नहीं जाना है। आपको मैं ट्रिक सिखाता हूँ कि करो आप इस अंदर वाले पार्ट को आप 0 पुट करो, और x का वैल्यू कितना है, 4 आया, ये आया ना। आप क्या करो, x बराबर 4 की एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका। और उसको क्या करो, ओरिजिन मानते हुए मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। बात समझ में आई। तो आपको ये सारे ग्राफ भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो गए, है ना। अब हमने क्या किया, x बराबर 4 की लाइन तो यहाँ कहीं मान लेते हैं, x बराबर 4 यहाँ कहीं आ रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा तो नीचे ही रह जाएगा ना, ये भी आगे कट नहीं करने वाला। अब क्या है कि ये जब आगे जाएगा तो ऐसे मान लो कि कहीं ऐसे कट करेगा ना, तो x बराबर 4 पर, है ना। एक और काम करते हैं, 3 पे इसका वैल्यू निकालते हैं ना, y बराबर कितना लिखा हुआ, मॉड ऑफ x-4, तो 3 पर मैंने इसका वैल्यू निकाला तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 3 पर वैल्यू 1 आया तो मतलब ग्राफ कुछ यहां से कुछ ऐसे पास करेगा, तो इस पर वैल्यू कम ही आ रही है, ठीक बात। और जब आगे जाएगा तो यहां से ग्राफ ऊपर की तरफ ही उठेगा, और ऊपर की तरफ उठेगा तो ये कहां पे कट करेगा, 4 पे जाके कट करेगा। मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 4 है, मतलब y एक्सिस पे यहाँ 0,4 पे जाके कट करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ जब जाएगा तो कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ डायग्राम को आप समझिए, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को यहां तक का बात तो समझ में आ गई है ना। नाउ अब देखो पॉइंट को समझते हैं।
पॉइंट को कैसे समझते हैं? ठीक है ना। अब समझो, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ कलर लेते हैं ना। अब हमें क्या चाहिए, देखो इसके कुछ आगे यहाँ से बढ़ा दिए। अब मुझे चाहिए मिनिमम। क्या चाहिए हमें? मिनिमम चाहिए। तो अब मिनिमम क्या है? माइनस इन्फिनिटी से पूरा ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में आ ही रहा है, तो यहीं से पूरा चेक करते हैं। तो हम पूरा यहां से लेके यहां तक आए है ना। जैसे मैं यहां से जीरो तक आया, जीरो तक आया तो बेटा ये मिनिमम ग्राफ आया, ये मिनिमम आया, तो ये मिनिमम आया, तो इसका ध्यान रखा। और यहां पर तो इस बात का ध्यान रखा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल हो रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यह शार्प कॉर्नर नहीं बन रहा बच्चों, शार्प कॉर्नर नहीं है यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो यहां पर ऐसे आएगा, यहां एक शार्प कॉर्नर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे जा रहा है ग्राफ, ऐसे ऐसे हल्का शेप ले रहा है ना। ठीक है, फिर इन तीनों में मिनिमम देखेंगे तो ये मिनिमम आएगा। ठीक है, फिर आगे जाएंगे तो फिर ऐसे कुछ आएगा हमारे पास में, ये ग्राफ आया। फिर उसके आगे गए तो फिर कुछ ऐसे आएगा, और फिर आगे जाएंगे तो कुछ ऐसे ये ग्राफ आएगा। अल्टीमेटली आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, इसका ये ग्राफ आया। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट वाइज अब यहां समझते हैं हम कुछ कुछ पॉइंट्स। पहला हम समझते हैं नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स कहां कहां हो, जहां पर ये नॉन डिफरेंशियबल हो। नॉन डिफरेंशियबल का मतलब हुआ कि उस पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो शार्प कॉर्नर जहां भी आ रहा होगा वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट्स होंगे। तो यहां तो शार्प कॉर्नर नहीं है, बार बार मैं इसी बात को फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब क्या इस पॉइंट पर तो डिफरेंशियबल है, इस पॉइंट पर कैसा है? नॉन डिफरेंशियबल। एक पॉइंट हमारे पास ये मिला। ठीक है, नॉन डिफरेंशियबिलिटी के अगर पॉइंट्स की बात करें तो एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये आया, तीसरा पॉइंट ये आया, चौथा पॉइंट ये आया, पांचवा पॉइंट ये आया, और छठवां पॉइंट ये आया। मतलब 6 शार्प कॉर्नर बन रहे हैं। तो जितने पॉइंट पर, अगर कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल हो गए? 6 पॉइंट्स पर ये कैसा आएगा? नॉन डिफरेंशियबल आएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है ना। हमें 7 आंसर नहीं लिखना है बच्चों, क्योंकि आपने क्या करोगे ना, इस बात को 7 यहाँ पर शार्प कॉर्नर समझ लोगे आप, और यहाँ शार्प कॉर्नर जैसे ही समझ लोगे तो आप 7 आंसर देना शुरू कर दोगे। मतलब आप ए और डी ऑप्शन के हिसाब से सोचना शुरू करोगे ना। फिर आप सोचोगे अरे इधर कैसे गलत आ रहा है ना, फिर आप उस हिसाब से जाओगे। अब आप दूसरा पॉइंट समझो, शार्प कॉर्नर वाली बात समझ ली ना। अब समझो एक्सट्रीमम के पॉइंट्स। अब उसने पूछा एक्सट्रीमम, तो भाई एक्सट्रीमम कहाँ होता है? तो जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा 1 है। मतलब अगर x इक्वल टू ए पे अगर मैक्सिमा आ रहा है तो x इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है, तो उसके जो नेबरहुड पॉइंट्स हैं, तो a पर वैल्यू a प्लस एस से ज्यादा होना चाहिए और a माइनस एस से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एक्सट्रीमम का पॉइंट्स। ऐसे ये भी मिनिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट को कंबाइंड मिला करके हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमम बोल देते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स बोल देते हैं ना। ओके, अच्छा, यहां तक बात समझ में आई। अब एक पॉइंट समझो, जैसे मान लो ऐसे ग्राफ गया, ऐसे गया। ठीक है, अब मान लो मैं इस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट के बारे में, तो बच्चों मैं कभी भी इसे एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं बोलेंगे। मतलब मैं यहाँ पे मैक्सिमा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैक्सिमा होने के लिए क्या होना चाहिए? उस पॉइंट पे जो वैल्यू है वो नेबरहुड से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ इधर साइड से तो ज्यादा आ रही है, और इधर साइड से ज्यादा नहीं आ रही। ठीक है, तो बात को क्या ध्यान देना है कि इस वाले पॉइंट को दिस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ये एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं है, मतलब यहाँ मैक्सिमा नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये गलती जैसे आप करोगे तो उस हिसाब से अगर आपका आंसर अलग आ जाएगा। अब जैसे कि मान लो कि मैं सवाल में बात करूं, तो भैया ये हमारे पास एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं है, ये भी एक्सट्रीमम का पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास में अगर समझे तो आंसर कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, ये पॉइंट्स आए हमारे पास में, एक तो यहाँ मिनिमा बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, और एक यहाँ वाला पॉइंट नहीं लेंगे ना। कितने पॉइंट्स? एक्सट्रीमम पॉइंट्स के बारे में बात करें, मतलब उन पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा बने हैं ना, तो देखो कहाँ कहाँ आएंगे हमारे पास में। एक पॉइंट तो ये हुआ जहां पे मिनिमा बन रहा है, कलर थोड़ा चेंज करके बताते हैं ना। एक पॉइंट तो ये यहाँ मिनिमा बन रहा है, यहाँ मैक्सिमा बन रहा है, एक पॉइंट ये आया, तीसरा पॉइंट ये आया, 3 पॉइंट तो ये आ गए, चौथा पॉइंट हमारे पास ये आया, और पांचवा पॉइंट ये आया। ये 5 पॉइंट्स आ रहे हैं ना। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स पे एक्सट्रीमम होगा, मतलब यही जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होता है। मैक्सिमा मिनिमा बनने के लिए ये वाली कंडीशंस होती है ना, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे पास कितने सारे पॉइंट्स आए? मैक्सिमम एक्सट्रीमम के एक पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट ये आया, तीसरा पॉइंट ये आया, चौथा पॉइंट ये आया, और पांचवा पॉइंट आया। इन पॉइंट्स को काउंट नहीं करना है ना।
अगर इनको काउंट करोगे तो आपके हिसाब से फिर आंसर 8 हो जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पहले वाले आंसर्स की तरफ चले जाओगे और आपका पहला आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। सवाल में यही कंसेप्चुअल पॉइंट था और यही आपको समझाना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की बात बहुत अच्छे से समझ में आई है ना। इस सवाल में क्या खूबी थी, वो खूबी आपको क्लियर हुई है ना। और इस प्रॉब्लम यहाँ पे जो लिया गया था वो इसी वजह से प्रॉब्लम लिया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत बढ़िया से प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। गुड है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, 1 नंबर प्रॉब्लम, आसान, गलती कराने वाली। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल है ना, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, अच्छा देखो इस डीपीपी में जब प्रॉब्लम्स डाल रहे होते हो ना, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स ऐसी डाल दो ना, नहीं, उसमें सभी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सिंपल, आसान, डिफिकल्ट, कंसेप्चुअल, जो भी कुछ है काइंड ऑफ सब होना, जैसे पेपर में आती हैं प्रॉब्लम्स, वैसे ही प्रॉब्लम्स को डाला गया है। क्या देखा है, थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, टू कॉर्ड्स आर ड्रॉन, दो कॉर्ड्स को ड्रॉ किया गया है, एंड द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से हमने दो कॉर्ड को ड्रॉ किया है, एंड द सर्कल ऑन दीज कॉर्ड्स एज ए डायमीटर, ठीक है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अच्छा, हमने क्या उन कॉर्ड्स पे सर्कल ड्रॉ किया, उनको डायमीटर मानते हुए, और वो किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, चलो साथ के साथ डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं, रफ डायग्राम जरूरी है। पैराबोला स्टैंडर्ड है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ज्यादा बड़ा ही बना दिया, कुछ ऐसे बना लेते हैं एक कॉर्ड और दूसरा यहाँ ले लेते हैं, इस पे एक सर्कल बनाया, ये सर्कल ही है ना, आप तो मान के चलो। दूसरा सर्कल हमने ये बनाया, ये भी सर्कल ही है ना। आई थिंक आप ये तो समझ गए ना इतनी बात को। मान लेते हैं कि इफ ए एंड बी है ना, यहाँ पे एक कट किया पॉइंट, एक पॉइंट ऐसे आ रहा है और ये पॉइंट ऐसे आ रहा है ना। आगे क्या बोला है, इफ ए एंड बी बी द एंगल मेड with the x-axis by the tangent at the other end of the chord। other end of the chord का मतलब कैसे, origin से यहाँ से chord ऐसे मान लो गया, ये पॉइंट P है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट Q है। तो जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की गई है, मान लो कि P पर अगर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं कलर चेंज करते हुए, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसने x के साथ में जो एंगल बनाया है दैट इज एंगल A है। ऐसे अगर हम Q पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखो टेंजेंट ही है ना, आप ऐसे जान के चलो, ऐसे बनाया, इसने मान लो x के साथ में जो एंगल बनाया दैट इज एंगल B है। ठीक, उसके बाद में क्या बोला है, एंड सी बी द एंगल मेड विद द x एक्सिस बाय द लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल। मतलब ये तो जॉइनिंग वर्टेक्स ये हो गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल हमारे पास ये आ गया। इस लाइन ने कितना एंगल बनाया है, दैट इज एंगल C है। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है। देन आपसे पूछा होगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस m टाइम्स ऑफ tan c का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा होगा फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो देखो पहला काम, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला काम तो हमने क्या माना, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट माने t1। ठीक है, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट अगर आप t1 मान रहे हो तो t1 का मतलब होता है a_t1 स्क्वायर 2a_t1। ठीक है, तो पॉइंट P का हमने कोऑर्डिनेट माना, तो भाई इसकी अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो याद होना चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म कितना आएगा, ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया। यहां से अगर मैं इसका स्लोप लिखता हूं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने लिखा तो कितना आ जाएगा, 1/t आ जाएगा, y बराबर mx, और दैट इक्वल टू कितना आया, tan a आ जाएगा। ठीक है, तो t1 मान के चले हो तो यहाँ t1 y इज इक्वल टू x प्लस at1 स्क्वायर, और यहाँ t1 आ जाएगा। अच्छा, अगर यहां से अगर मैं t1 का वैल्यू लिखूं तो कितना आ जाएगा, cot a आ जाएगा। तो t1 का वैल्यू आ गया cot ऑफ a आया। एक बात तो मैं ये समझ में आई। दूसरी बात, अगर पॉइंट Q कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं at2 स्क्वायर 2at2, दिस इज पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसकी इक्वेशंस लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, t2y इज इक्वल टू x प्लस at2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/t2 आ जाएगा, और दैट इक्वल टू कितना दे रखा है, tan b दे रखा है। मतलब t2 का वैल्यू यहां से कितना आ गया, cot ऑफ b आया। ठीक है, तो t1 t2 चलो हमने ये मालूम चल गया, cot a cot b का वैल्यू क्या आया अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम, इतनी बात हमें समझ में आई। नाउ अब देखो आगे की बात क्या है कि हमारे पास में इस लाइन की, जो ये लाइन है, इसने कितना एंगल बनाया है, एंगल C बनाया है, इसका स्लोप मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे, इस बात को समझो। पहली बात तो देखो ये सर्कल है, ये सर्कल मान लो सर्कल C1 और दिस इज सर्कल C2, इन दोनों की इक्वेशंस।
ठीक है, ये डायमीटर मानते हुए हमने सर्कल ड्रॉ किए गए। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को देखा जाए, इस लाइन को अगर मैं देखूं, मान लो कि इसको आर नाम दिया, तो ओ आर लाइन इन दोनों सर्कल का क्या है, कॉमन कॉर्ड। और कॉमन कॉर्ड है, अगर आपको मान लो सर्कल की इक्वेशन तो आप निकाल ही सकते हो, सर्कल की इक्वेशन मालूम चल गई तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना आता है, ये आता है, आता है कि नहीं आता, ये आता है। देखो आपको वैरायटी कवर हो रही है ना, सर्कल के बारे में सीखने लगे, पैराबोला के बारे में सीखने लगे, थोड़ी देर पहले आप वेक्टर के बारे में समझ रहे थे, फिर आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में समझ रहे थे, एक्सट्रीमम्स के बारे में समझ रहे थे, मतलब इस तरह से आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा ना अच्छे से। तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए ना सभी प्रॉब्लम्स को ना। अब मैं एक काम करता हूँ, सर्कल C1 का इक्वेशन लिखता हूँ, पहला काम तो मैं ये करता हूँ। तो मुझे क्या एंड पॉइंट्स ऑफ, यहाँ तो कितना आ गया 0,0 आ गया। अब डायमीटर के एंड पॉइंट पता है, तो डायमीटर के अगर एंड पॉइंट पता है x1 y1, तो भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना आता है, भाई ये आता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू में आएगा y माइनस y2 बराबर 0। ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल ना। तो C1 तो x माइनस ऑफ x1 तो 0 आया, x माइनस ऑफ x2 कितना आ गया 8t1 स्क्वायर आया, प्लस साइन y माइनस y1 0 आया और y माइनस y2 कितना है 2a t1 बराबर 0 आया। ये आ गया ना। C2 की बात करें, C1 को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं और फिर डायरेक्ट यहां से हम एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर का टर्म लिखा, x की टर्म देखते हैं ना, तो a t1 स्क्वायर इंटू एक्स आया ना, y की टर्म देखते हैं तो 2a t1 इंटू में y आया। ये आया ना, कांस्टेंट टर्म कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा ना। ठीक है, ये हमारे पास बराबर 0 आ गया, ये आ गया। तो ये सर्कल ऑफ C1 का इक्वेशन आया। सिमिलरली आप C2 का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बस t1 की जगह मुझे t2 डालना है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया a t2 स्क्वायर x माइनस ऑफ 2a t2 इंटू वाई बराबर 0। ये आ गया हमारे पास सर्कल C2 का इक्वेशन। अब मुझे कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है, तो s1 माइनस s2 बराबर 0 लगा देते हैं, भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट गया, यहां से जब सब्ट्रैक्ट कराओगे तो माइनस का a t1 स्क्वायर प्लस का बन जाएगा ना। तो मैं यहां से लिखता हूं माइनस ऑफ a t1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का साइन a t2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ऑफ 2a t1 इंटू वाई प्लस का 2a t2 इंटू वाई बराबर 0। ऐसे कुछ लिख लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया। कॉर्ड मालूम चल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा ना, स्लोप निकाल देंगे। और इतना ही अपना मेन उद्देश्य था ना, मेन पर्पस था ना। ओके, समझे। यहां से देखो माइनस ए एक्स कॉमन आ रहा है, माइनस ए एक्स हमने कॉमन लिया। ठीक है, अंदर क्या बचा, माइनस टी1 स्क्वायर माइनस ऑफ t2 स्क्वायर बचा, माइनस ऑफ 2a, वाई यहां से कॉमन आया, अंदर कितना बना t1 माइनस t2 बराबर 0 बना। ठीक है, t1 माइनस t2 से तो आप डिवाइड ही लगा दो, माइनस साइन से भी डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है ना, भी डिवाइड लगाओ, डायरेक्ट स्लोप ही निकाल दो, मैं स्लोप निकालना है ना, मैं तो स्लोप कितना आ जाएगा माइनस ऑफ ए है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमने लिखा, ए यहां से आया t1 स्क्वायर माइनस ऑफ t2 स्क्वायर आया, अपॉन में कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस 2a हमने यहां लिखा और t1 माइनस t2 लिखा। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा, माइनस माइनस तो एक प्लस हो गया, कट के a से a भी कट गया। ठीक है, t1 माइनस t2 से a भी कट जाएगा, t1 बराबर t2 हो नहीं सकता, तो t1 बराबर t2 हो जाएगा तो पॉइंट, दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे, p और q पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट बराबर हो जाएंगे, इसलिए t1 डज नॉट इक्वल टू t2 है ना। ओके, इसलिए कट भी कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं थी हमें। तो m बराबर एक्चुअली में आया कितना, एक माइनस साइन तो यहां से आ गया, हाफ में यहां से आई गया, ऊपर हमारे पास में क्या बचा t1 प्लस t2 बचा, यही बचा। ठीक है, अब क्या है, m का वैल्यू कितना आ गया 10c आ गया। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ, जहां तक हमने शुरू किया था ना, कहानी जहां से शुरू हुई थी अब वहीं चलते हैं। तो हमारे पास दो क्या रिजल्ट आया, 10c बराबर माइनस का हाफ, और यहां आया t1 प्लस t2 आया, देख लेते हैं t1 प्लस t2, और t1 का वैल्यू हमारे पास कॉट है और t2 का वैल्यू कॉट बी आ रहा है, तो यहां से तो आया कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ बी आ गया, इसको उधर भेज दिया और इसको उधर ले आए है ना, एक साइड ले आए, मतलब फाइनली रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास में, अगर इसको मैं समझूं तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10c बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा था,
सेम ऐसे कुछ रिजल्ट दे रखा है कॉट ए प्लस कॉट बी m टाइम्स ऑफ tan c बराबर 0 है फॉर सम कांस्टेंट पॉजिटिव इंटीजर m, मतलब m का वैल्यू इंटीजर भी आया सही, तो द वैल्यू ऑफ m इज कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो देख लेते थर्ड का क्या ऑप्शन दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है ना, ठीक करेक्ट है, मतलब सही किया मैंने सॉल्व, है ना। ओके, आई होप आपको ये प्रॉब्लम बढ़िया से समझ में आ गया होगा और मजा भी आया होगा इस प्रॉब्लम, है ना। नाउ अब आगे वो है और इसका मीनिंग समझाते हैं आपको। अच्छा, सवाल में जब आपने पढ़ रखा है ना, तो आपने एक बात तो सुना होगा कि इसमें एक टर्म आ रहा है ना, इस बात का मतलब समझाता हूं मैं आपको। कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाई वन, इस बात को अंडरलाइन करना जरूरी है। और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ए वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स अंटिल 2 एसेस आर ऑब्टेन्ड, मतलब जब तक 2 इक्के ना आ जाए ना, तब तक हमें क्या करना है, कार्ड्स को ड्रॉ करते जाना है। एक कार्ड निकाला, फिर दूसरा कार्ड निकाला, तीसरा निकाला, चौथा निकाला, पांचवा निकाला, छठवां निकाला, और जैसे मान लो 2 इक्के आ गए तो प्रोसेस बंद कर देंगे। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वैसे, मतलब फर्स्ट टाइम मतलब जब 2 मिल जाए हमें ना तो बंद कर देंगे। If capital N is the number of card required to be drawn, मान लो आपको भाई 2 इक्के चाहिए, तो भाई मान लो आपने 10 कार्ड निकाले तब जाके निकला, मतलब पहला कार्ड निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, चौथे में एक इक्का आ गया, फिर निकालते गए 10वें कार्ड में आपका एक इक्का आया, तो मतलब आपने कितने कार्ड निकाले? 10 कार्ड निकाले। एन का मतलब समझ में आया, एन इज द नंबर ऑफ कार्ड रिक्वायर्ड टू बी ड्रॉन, कितने कार्ड की हमें जरूरत पड़ी इस बात के लिए। देन द प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ जब कैपिटल एन इक्वल टू स्मॉल एन है, दैट इक्वल टू 1 अपॉन के एन माइनस ए एन माइनस बी एन माइनस सी दे रखा है, वेयर के ए बी सी नेचुरल नंबर्स हैं और ए बी से बड़ा है, ऐसा कुछ दे रखा है ना। ठीक है, जहां तक की बात हमें समझ में आई। आगे मुझे क्या गिवन है, ऑप्शन ए दे रखा है ना, वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ बी, मतलब ये निकाल दो तब ऑप्शंस तो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब सवाल को बड़े तसल्ली से समझते हैं ना, तो पहले तो उसको 1 बाई 1 का मतलब समझाता हूं मैं ना। मान लो कि एग्जांपल लिया मैंने, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अभी तो सवाल समझ रहे हैं, सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना। मान लो कि n बराबर 5 आपने मतलब ले लेते हैं, मतलब 5वें कार्ड में क्या हुआ कि 2 इक्के निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5th कार्ड था आपका, ये 5th जो ड्रॉ था, 5th ड्रॉ में क्या होना चाहिए, एक इक्का होना चाहिए, तो एक एस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इससे पहले कितने सारे ड्रॉ रहे होंगे, 4 ड्रॉ हुए होंगे, जिसमें से एक इक्के का होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 इक्के आ गए हमारे पास। 5वें पे मान लो n बराबर 5 लेके चल रहे हैं, तो 5वें पे जाकर प्रोसेस ही खत्म हो गया। ठीक है, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आप उस बात को समझना। पहले मैं 1 बाई 1 का मतलब समझा रहा हूँ ना। अब आपने क्या किया कि भाई मान लो पहले कोई एक कार्ड निकाला, एक कार्ड निकला, एक कार्ड ये निकला, एक कार्ड ये निकला, एक कार्ड ये निकला। मान लो कि अब हमारे पास में क्या है, एक कार्ड, टोटल कार्ड कितने, 52 है, 52 कार्ड है हमारे, 52 कार्ड्स है। यहाँ पे कोई एक कार्ड निकला, मान लो ये इक्का नहीं है, इक्का नहीं है ना, तो अब इक्का नहीं है तो 48 में से निकालोगे, 48 आया। अब बचे 1 बाई 1 की बात करें तो बचे कितने, 51 कार्ड्स। ठीक है, अब आपने एक कार्ड निकालना, मान लो ये भी इक्का नहीं है, दूसरा वाला भी इक्का नहीं है ना, तो 47 आया। ठीक है, अब मान लो हमारे पास बचे 50 कार्ड्स। अब मान लो कि मैं तीसरे को इक्का मान लेता हूँ, मान लो कि इक्का है, इक्का मान लो, तीसरे में इक्का निकल गया ना, तो इक्का कहां से निकालोगे, 4 में से निकालोगे, 4C1, फिर इनटू में चलोगे आप, फिर कितना बना आपके पास है, 49 कार्ड्स बचे हुए। अब मान लो आपने जो कार्ड बचे हुए, अब इक्का नहीं आना है ना, तो वो यहाँ कितना जाएगा, 47 तो यहाँ आ गया, तो 46 यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ तक की बात है ना। अब बचे हमारे पास में क्या, 5वें कार्ड की बात करूं तो 5वें कार्ड की बात हमने जब करी, तो अब यहाँ कितना बना, 48 बना। इक्का कितने, 4 इक्के थे हमारे पास, एक इक्का यहाँ निकल गया, बचे 3 इक्के, 3 में से एक निकालना है तो ये आ गया, ये हमारे पास में आंसर आ गया। ठीक है, 1 बाई 1 वाला तरीके से। ठीक है, ये आंसर आया। अच्छा, अब देखो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, जिस बात पे मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को अब देखो आप ऐसे भी कर सकते थे, पी एंड सी की हेल्प से। 1 बाई 1 और पी एंड सी का क्या रिश्ता नाता है यहाँ पर, है ना, वो बताता हूँ आपको। मान लो आपने 5वां कार्ड तो यहाँ निकाल दिया, ये 5वां कार्ड है, मतलब पहले 4 निकालेंगे तभी जाके 5th ड्रॉ होगा ना, तो ये पहले 4 ड्रॉ थे आपके पास में। आपने क्या किया, 52 में से कोई से भी 4 ले लिए, मैं ऐसे रफ करता हूं थोड़ा, हाँ। मान लो आप बात को यहां समझे और बहुत ही तसल्ली से ना। 52 में से आपने क्या किया, किन्हीं 4 का सिलेक्शन कर लिया। देखो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे मैंने एक साथ ले लिया,
एक साथ ले लिया और यहाँ मैं 1/1 की बात कर रहा हूँ। 52 में से कोई 4 कार्ड मैंने ले लिए। अच्छा सॉरी, एक मिनट है ना, पहले इस बात को अभी आने से पहले एक बात और समझा। ये एक केस था, अब इक्का यहाँ भी आ सकता था, इक्का यहाँ भी आ सकता था, इक्का यहाँ भी कहीं भी आ सकता था। ऐसे टोटल कितने सारे केस बनेंगे? 4 केस बनेंगे। तो इसको इंटू 4 और कर दिया हमने। भाई इक्का इस पोजीशन पे भी हो सकता था, इस पे भी हो सकता था, इस पे भी। ऐसे आप कितने सारे केस लिखोगे? मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे आया, थर्ड पोजीशन पे आया, फोर्थ पोजीशन, 4 केस लिखोगे ना, इंटू 4 कर दिया आपने। ठीक है, अब बात को समझो। यहाँ पर इस बात को मैंने क्या किया, एट रैंडम 52 में से कोई 4 का सिलेक्शन कर लिया। 4 का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात सही रही है ना? जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो समझो। उसके बाद अब मेरे पास कहते हैं 48 कार्ड्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए? 4 कार्ड इधर चाहिए जिनमें से एक इक्का होना जरूरी है। तो 48 में से मैंने 3 कार्ड ले लिए और 4 में से मैंने कोई एक इक्का ले लिया। इक्का आ गया, बात सही है। अब हमारे पास में कितना हुआ? 48 में 52 में से 4 कार्ड निकल गए। 4 कार्ड निकल गए तो बचे कितने कार्ड मेरे पास में? 48 बचे। 48 तो हाँ 48 खत्म हो चुके ना। 4 कार्ड निकल गए तो बचे कितने? 48 बचे। तो 48 कार्ड हमारे पास यहाँ बचे। अब हमने क्या किया, 3 इक्के हैं हमारे पास, 3 में से एक ही ले लिया। ठीक है, अब देखो ये दोनों नंबर्स बराबर आएंगे, और क्यों बराबर आएंगे उसका कारण समझाऊंगा मैं आपको ना यहाँ पर। तो पहले देखो 48 को लिखा, आप लिखोगे तो 48 लिखेंगे, 47 लिखेंगे और 46 लिखेंगे। ये लिखेंगे अपॉन में आप 1 2 3 लिखेंगे। छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए ना 1 2 3 को। 52 यहाँ लिखा, 51 यहाँ लिखा, 50 यहाँ लिखा और यहाँ लिखा 49 लिखा। अपॉन में कितना आएगा? 1 2 3 4 आएगा। तो 1 2 3 कट जाएगा, अपॉन में जो 4 है वो ऊपर चला गया। ठीक है, ये आ गया। और एक जो 4 है ये इसकी वजह से 4 आएगा, इंटू 4। और इंटू में कितना आ गया? ये तो इसके कारण की वजह से आया है ना। यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ कितना है? 3/48 आया। ठीक, तो क्या बात कहना चाह रहे हैं कि अब देखो ये भी यहाँ क्या लिखा, 48 47 46 लिखा हुआ है, 4 इंटू 4 यहाँ लिखा हुआ है, 4 इंटू 4 और यहाँ 3 भी आ गया ना, और अपॉन में 8 सारी टर्म्स आ रही है ना। यह है। तो भाई ऐसा रिजल्ट क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा कारण इसलिए हुआ क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कॉम्बिनेशंस बना रहे हो। और कॉम्बिनेशंस में हम क्या बात कर रहे हैं कि 52 में से आपने 4 का सिलेक्शन किया। तो 4 का जो सिलेक्शन किया ना, मैंने अपने माइंड में इस बात का रखा कि मैंने 4 का सिलेक्शन, मैं 52 में से 4 सेलेक्ट कर रहे होंगे तो कोई 4 4 4 4 आ रहे होंगे। तो 4 4 4 आ रहे होंगे तो मैंने वो एक पर्टिकुलर केस ध्यान में रखा जिसमें 1/1 वाला केस था। भाई 4 में कैसे भी आ रहे होंगे, है ना? कभी ये आया, कभी ये आया, कभी ये आया, कभी ये आया, कभी मान लो कि अगले 4 में कोई कोई ऐसे 4 कार्ड्स निकल रहे होंगे। तो मैंने क्या उस वाले केस को ध्यान रखा जिसमें 4 जब केस बन रहे होंगे तो एक पर्टिकुलर केस ऐसा होगा जो ग्रुप बन रहा होगा 4 का, जिसमें सभी 1/1 का केस बनेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये दोनों बातें सेम आई। ठीक, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, जहां पर मैंने अभी फोकस किया ना। तो 5 मिनट तक सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने इन बातों में फोकस किया। अब नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस बात को तो मैं कर देता हूं साइड। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। एन कार्ड हमने निकाले, मान लो कि nth कार्ड यहाँ पर, यहाँ लास्ट में एक इक्का निकल गया। तो पहले तो एक इक्के को निकाल देते हैं। एक इक्का यहाँ निकल गया और ये nth ड्रॉ था। तो ठीक है, इससे पहले भाई अब कितने सारे कार्ड निकले होंगे? n-1 कार्ड निकले होंगे। n-1 कार्ड में क्या हुआ होगा कि 4 इक्के होंगे और बाकी के रिमेनिंग कार्ड्स होंगे ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने, पहले शुरू में 52 कार्ड्स हैं। भाई तो बाद में निकलेगा ना। ठीक है, तो शुरू में जब चल रहे हैं तो 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से आपने क्या किया, किन्हीं भी n कार्ड का, सॉरी है ना, या n-1 कार्ड्स है हमारे पास में। तो 52 में से मैंने क्या किया, पहले n कार्ड का सिलेक्शन किया ना, सॉरी, या n-1 कार्ड्स है हमारे पास में। तो 52 में से हमने क्या किया, क्या बोल रहे थे अपना, हाँ, n टोटल हमारे पास n ड्रॉ लगी है ना। तो n-1 कार्ड्स यहाँ पर है। तो 52 कार्ड में से हमने क्या किया, n-1 कार्ड्स को मैंने यहां से निकाला। ठीक है, तो n-1 कार्ड्स हमने निकाले विदाउट एनी कंडीशंस, है ना, जिसमें 1/1 का केस अपने आप ही कंसीडर हो जाएगा ना। अब उसके बाद में क्या रहा, हमारे पास में 4 इक्के थे। तो 4 में से मैंने एक इक्का यहाँ ले लिया। ठीक बात है, बचे हमारे पास कितने, 48 कार्ड्स।
48 में टोटल कितने कार्ड्स मुझे निकालने, n-1 कार्ड निकाल, टोटल n ड्रॉ है, ठीक, n कार्ड्स हमें निकालने थे तो n-1 कार्ड आए, तो यहाँ अब मुझे कितने कार्ड निकालने पड़ेंगे, n-2, ठीक, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास शुरुआत में ये वाला केस बना, ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बस बड़ा अच्छे से ध्यान समझना, टोटल n ड्रॉ थे तो यहाँ n-1 कार्ड्स हमने निकाले, शुरू में 52 में से n-1 निकाले ना, ठीक है। नाउ अब 52 में से n-1 निकाल दिए, तो 52 में से n-1 निकाल दिए तो कितना बचा, 53 माइनस n कार्ड्स, तो 53 माइनस n में से अब मुझे क्या करना है, एक इक्का निकालना है, तो 4 में से एक इक्का यहाँ निकल गया, 3 इक्के बचे, तो 3 में से एक का सिलेक्शन कर लिया, तो यहाँ एक इक्का आ गया, ठीक है, और दैट इज क्या आ गया, अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गया जब n इक्वल टू स्मॉल n है, ठीक, और ये अपना आंसर हो गया ना। अब इसको क्या सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई जब करेंगे, समझिए बात को, तो मैंने क्या फॉर्मूला लगाया एनसीआर का, तो n फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, सॉरी n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर यहाँ लिखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 50 माइनस ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है, ये आ गया ना, इनटू में 4c1, तो 4 यहाँ पे लिखा, ठीक, यहाँ तक की बात समझ में आई। यहाँ हमने लिखा 52 फैक्टोरियल यहाँ लिखा, और इनटू में यहाँ कितना जाएगा, n-1 फैक्टोरियल जाएगा, ठीक है, अपॉन में जो आ रहा था n ऊपर चला गया, अब यहाँ कितना जाएगा, 52 माइनस 1 करेंगे, n माइनस आर फैक्टोरियल करेंगे, तो ये बन जाएगा 53 माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा सॉल्व होके आया ना। इस हिस्से को देखें तो 3 अपॉन ये लिखा हुआ 53 माइनस n, ठीक है। नाउ बहुत ही केयरफुली कैलकुलेशंस करते हैं ना। अब देखो कैलकुलेशंस की बात समझते हैं। 48 यहाँ लिखा है, 52 यहाँ लिखा है, तो देखो ये 48 52 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बस कैसे 52 बाहर निकाला, 51 बाहर निकाला, 50 बाहर निकाला और 49 बाहर निकाला, 48 फैक्टोरियल बना था, इससे कट गया, ठीक है, ये कट गया है ना। n-1 और n-2 फैक्टोरियल को समझते हैं, तो n-1 अगर यहाँ से बाहर निकालेंगे तो n-1 तो बाहर निकला, अंदर कितना बचेगा, n-2 फैक्टोरियल, तो भैया ये इससे कटा, सारी टर्म्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 4 यहाँ बच रहा है, 4 को बचाए रखते हैं ना। अब देखो हमारे पास में यहाँ से कितना बचा, n-1 तो यहाँ से आ गया, 53 माइनस n यहाँ से आया, 53n, अब देखो एक और चीज समझो, 53 माइनस n यहाँ पर है और यहाँ 50 है ना, सॉरी इससे बाहर निकालते हैं, 53 माइनस n बाहर निकाला तो क्या क्या बाहर निकलेगा, 53 माइनस n बाहर निकाला, एक बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा, एक कम बचेगा, तो 52 बचा हमारे पास में, ठीक है। तो 52 माइनस n फैक्टोरियल, 52 माइनस n फैक्टोरियल बाहर निकाला, ये आया हमारे पास। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, 51, सॉरी कहीं कुछ गलती की है क्या मैंने, हाँ या n-1 जब कराएंगे 52 फैक्टोरियल आ गया, अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से 53 आ जाएगा, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 52 यहाँ से आया और उसके बाद में अपने क्या करेंगे, ठीक है ना, 53 यहाँ से आया, 52 बचा, फिर आएगा 51 माइनस n आएगा, ये तीनों चीज बाहर निकली। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 50 माइनस n फैक्टोरियल, 50 माइनस n फैक्टोरियल से ये कट जाना है, ठीक है, सही एकदम बिल्कुल ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 अपॉन 53 माइनस n, 53 माइनस n ये लिखा, ये इससे कैंसिल हुआ 53 माइनस n से। नाउ तो क्या क्या बचा हमारे पास में, अब समझो बात को, तो एक तो ऊपर 4 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, इन दोनों को पहले लिखा ना। यहाँ बचा 52, यहाँ आ रहा है 51, यहाँ आया 50 और यहाँ आया 49, ये टर्म्स आई, यहाँ पे आया n-1, ठीक है। अच्छा अब टर्म्स को आंसर्स को देखते हैं, तो n- समथिंग के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से कितना आ गया n-, और मुझे भी क्या लिखना है, तरीके से लिखना है कि a सबसे बड़ा होना चाहिए ना, a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, चलो अब उसको भी लिखते हैं। n-52 तो हमने यहाँ लिखा और n-51 हमने यहाँ लिखा, ठीक है, यहाँ तक की बात सही है ना, ये आ गया। अब एक और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से इसको कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स, 3 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 21 बनेगा, 7 टाइम्स है ना, तो ये कुछ आ गया। मतलब फाइनली अगर मैं आंसर्स को देखूं तो भैया ये कितना लिखा हुआ है, n-, पहले मैंने लिखा 52,
n माइनस 51 और n माइनस 1, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ये ए है और ये बी है और ये सी है, अपॉन में कितना आ जाएगा 50, 49 और 13 और 17, ऐसे कुछ आया। ठीक है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी आया जब n इक्वल टू स्मॉल n है। आई होप आपको ढंग से समझ में आई बात है ना। तो 1 अपॉन के इक्वल टू n माइनस ए, n माइनस बी, n माइनस सी यहाँ पर दे रखा है। अब देखो कंपेरिजन करते हैं ना, मैं लिख लेता हूँ, a का वैल्यू 52 आ रहा है, a का वैल्यू 52 आया, b का वैल्यू 51 आ रहा है और c का वैल्यू 1 आया, a b c का वैल्यू तो ये आया। चलो 3 तो पहले हमें ये वैल्यू चाहिए, तो क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ a इज 52, बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही है, लगाते टाइम बिल्कुल मत चुको। वैल्यू ऑफ b प्लस सी 52 आ रहा है, सही है ये ऑप्शन भी। वैल्यू ऑफ a प्लस सी निकालेंगे 53 आ रहा है, नहीं नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, 17 इज ए फैक्टर ऑफ k, क्या है आपके पास में 1 अपॉन k समथिंग जो लिखा हुआ है, मतलब दैट इज k लिखा हुआ है, तो वैसे इसका 17 फैक्टर है कि नहीं, बिल्कुल है, 17 फैक्टर है, तो भाई ये भी इसका आंसर होगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, तो मतलब ए बी डी आंसर आया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया ना। तो डायरेक्ट मुझे ऐसे सॉल्व करना चाहिए था। नाउ इसका आंसर क्या दिया है, फिफ्थ का आंसर है ए बी डी, सही है एकदम, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो हमारे पास यहाँ पर दो मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हो गई ना। आगे चलते हैं, आगे की प्रॉब्लम कैसी है, पैराग्राफ वाली प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पैराग्राफ वाली प्रॉब्लम से तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, समझो बात को। क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर ऐसे कुछ दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, ठीक बात। तो दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है। आल्सो एम क्या दे रखा है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, कैपिटल एम है मैक्सिमम वैल्यू, स्मॉल एम है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स, ये दे रखा है। तो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ, कैपिटल एम पूछा हुआ, स्मॉल एम पूछा हुआ, बहुत आसान सी बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है। अब देखो सवाल को सॉल्व करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूले होते हैं वो लगाते हैं। क्या किया, साइन इनवर्स दे रखा है, तो एक काम करते हैं इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो एफ एक्स बराबर मैंने लिखा π/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/2। ठीक है, मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ कि जनरली जो बच्चे कर देते हैं ना, फिर बाद में वो आंसर गलत हो जाता है उनका। वैसे एक पॉइंट समझाऊंगा ना, बहुत ध्यान से समझना। साइन इनवर्स ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने, प्लस में π² अपॉन में 12 लिखा, और x² प्लस का 6x प्लस का 8 आ गया, ये दे रखा है। अब आपने क्या किया, इसकी स्क्वायरिंग को खोला, तो स्क्वायरिंग खोला तो π²/4 यहाँ से आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/2 का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, माइनस ऑफ, ठीक है, तो पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x/2 यहाँ से आया, ठीक है, प्लस हमारे पास ये टर्म आ रही है ना, ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई। ठीक, अच्छा अब देखो, इस वाली टर्म से हमारे पास ये वाली टर्म कट जाएगी, है ना, जो लिखा हुआ है माइनस पाई से ये वाली टर्म जो हमने यहाँ लिखा है, ये टर्म कट गया, कट गया। तो अब बचा क्या हमारे पास में, तो π² बचा, और यहाँ से π²/12 यहाँ से बचा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 12 तो नीचे 1/12 तो कॉमन ले लेते हैं और π² भी बाहर कॉमन आ जाएगा, π²/12 तो कॉमन आया, तो 3 तो यहाँ से बच गया, यहाँ से बच गया x², यहाँ से 6x और यहाँ से 8 बच गया। मतलब काम की बात क्या रही कि π²/12 तो चलो कांस्टेंट है, x² प्लस का 6x प्लस का 11 आ गया, ये fx आ गया। अब देखो बच्चे, अगर आपने क्या किया ना, एक गलती करी, क्या भाई इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालें, पर भाई आप सोचेंगे ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, और सर जी जब ऐसा बनेगा, मान लो अपवर्ड कुछ ऐसे बना दिया मैंने, रफ डायग्राम बना दिया, तो इसका मिनिमम आएगा, मैक्सिमम तो आएगा ही नहीं। तो जैसे आप यहाँ करोगे आप समझ जाओगे कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो गलती क्या कर रहे हो बेटा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो इनके डोमेन लिखना जरूरी होता है सवाल में। भाई इसको कॉस इनवर्स को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x/2 कैसा होना चाहिए, -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, मतलब x कैसा होना चाहिए, 2 और -2 के बीच में होना चाहिए। ऐसे जब यहाँ से लगाओगे तो -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, तो फाइनली मतलब ये कंडीशन आ गई हमारे पास, x कैसा होना चाहिए, -2 और +2 के बीच में होना चाहिए। तो ये था अल्टीमेटली गेम चेंजिंग पॉइंट, या फिर थोड़ा सा जो ट्विस्ट कह सकते हैं, वो ये था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में कितना आ गया, -2 और +2 के बीच में आएगा। अब fx ये दे रखा है, अब इसका मुझे रेंज निकालना है इन दिस इंटरवल, वो तो आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक का।
मान लो एक से वैसे कुछ है, मान लो आप इतना सा ग्राफ में रेंज निकालना है, तो देख लो ये वाला पॉइंट इसके अंदर आ रहा है कि बाहर आ रहा है, तो एफ डैश एक्स आपने निकाला, कितना आया, पाई स्क्वायर अपॉन 12 आया, यहाँ से 2x प्लस का 6 आया, और इसको आपने जीरो पुट किया तो x का वैल्यू आया -3। -3 आया तो मतलब क्या हुआ, इसका जो पीक पॉइंट था, मतलब यहाँ मान लेते हैं ये -3 है ना, ये बाई एक्सिस हटा देता हूँ, तो ये तो क्या ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है -2 और +2, मतलब क्या करो, पीक पॉइंट से बाहर निकल गया, उस -2 और +2 का वैल्यू ही निकाल दो, तो एक मिनिमम देगा और एक मैक्सिमम देगा। ये बस सोचो क्या इससे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, तो बस आप तो -2 और +2 पे वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या किया, इसमें f ऑफ -2 पुट किया, और एक हमने 2 पे वैल्यू निकालते हैं। -2 जब यहाँ पुट कराएंगे तो भैया पाई स्क्वायर बाई 12, यहाँ लिखा -2 यहाँ पुट कराए थे तो प्लस का 4 बना, माइनस का 12 बना और प्लस का 11 बना। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये तो 15 यहाँ से आ गया, -3 तो 3 आ गया है, तो 3/4 तो यहाँ से पाई स्क्वायर बाई 4 आया। ठीक है, एक वैल्यू तो ये आया। दूसरा अगर हम निकालना है पाई स्क्वायर अपॉन 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ से +2 पुट कर रहे हैं ना, +2 यहाँ पुट कर रहे हैं, +2 पुट कराएंगे तो 4 बनेगा, +2 पुट कराएंगे तो 12 बनेगा, यहाँ 11 बना हमारे पास में, तो ये कितना बना 15 27 बना। तो मतलब ये तो पाई स्क्वायर अपॉन में 12 यहाँ से बना, इनटू में कितना बना 27, 3 से कट कर देते, 3 से यहाँ जाएगा 4 टाइम्स, 3 से ये 9 टाइम्स, तो भैया ये बना 9 पाई स्क्वायर बाई 4। इनमें ये इन दोनों वैल्यूज में ये बड़ा वैल्यू आया तो मैक्सिमम वैल्यू हुआ, और ये मिनिमम वैल्यू हुआ। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 9 पाई स्क्वायर बाई 4, मैक्सिमम वैल्यू 9 पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हुआ। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 4 आया शायद ना, पाई स्क्वायर बाई 4 आया मिनिमम वैल्यू, तो ये इसका आंसर हुआ। क्या ऑप्शन दे रखा है, बी और सी का, बी ऑप्शन आ रहा है ना, बी है ना, सही है। 6 एंड 7 क्लियर स्टूडेंट। ओके, बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पहुंच लेते हैं। ठीक है, अच्छा आपको ये पैराग्राफ करने के बाद में आपको पैराग्राफ समझ में आ गया ना, बहुत छोटा सा पैराग्राफ था, 2 से 3 मिनट में सॉल्व होने वाला, फटाफट प्रॉब्लम था, दोनों ही सॉल्व हो जाती। बस सब, अगर आप ये गलती करके भी चलते ना, आप इंटरवल नहीं भी लिखते, तो बाद में आपको समझ में आ जाता है कि हाँ इंटरवल लिखना चाहिए। अच्छा, आपको मैं क्या बात बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखो, कभी भी अगर इनवर्स की प्रॉब्लम्स आती है तो प्रॉब्लम में एक बार इंटरवल के बारे में जरूर ध्यान रखा करो, कहीं ऐसा नहीं बाद में कहीं प्रॉब्लम के दौरान कहीं इंटरवल की हमें जरूरत पड़ जाए, डोमेन की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, डोमेन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास तौर से इनवर्स की प्रॉब्लम्स में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 8th 9th और 10th है ना, ये 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 8 से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास में, एक हाइपरबोला दे रखा है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ 4 ln x dx, और यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो कभी भी अगर आपके पास प्रॉब्लम्स आती है ना, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलो। ठीक है, कहीं ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मतलब एक्स की टर्म एक साइड आ जाए, वाई की टर्म एक साइड आ जाए। कहीं ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, उसके बारे में सोचो, अगर वो नहीं आता तो ठीक है। फिर आप एलडीई के बारे में सोचो, कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, फिर उसके बारे में सोचिए। अगर लीनियर नहीं है फिर जाओ आप एग्जैक्ट के बारे में, कि एग्जैक्ट तो नहीं है। एग्जैक्ट मतलब समझते हो, जैसे मान लो एक्स डी वाई, वाई डी एक्स लिखा हुआ है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, कहीं इस तरह का फॉर्म तो नहीं बन रहा। ठीक, इस तरह सोचते हैं। तो अब देखो मैंने कहा कि वेरिएबल सेपरेबल तो समझ में नहीं आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है डायरेक्ट, है ना। तो एक काम करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल के देखता हूँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा मैंने, ऐसे ही करके देखा एक बार, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एल डी है ना। तो डी एक्स यहाँ पर आया, 2 हमने यहाँ लिखा वाई प्लस 1, डी एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बन रहा है। अच्छा, तो एल डी बन जा रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और साथ में इसका एक वाई है, फिर डी वाई अपॉन एल डी क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई दैट इक्वल टू क्यू। डी वाई है तो उसके साथ में उसका जोड़ीदार, उसका जो भाई है वो वाई होना चाहिए ना, डी वाई, तो वाई यहाँ पर होना चाहिए। पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है, और डी वाई ओवर डी एक्स कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सही बात है, ये तो बन जा रहा है ना। कैसे बनेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैंने यहाँ लिखा एक्स को यहाँ डिवाइड किया, तो 4 तो यहाँ से आया एल एन एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, तो 2 वाई अपॉन एक्स यहाँ से आया प्लस, और 2 अपॉन एक्स ऐसे कुछ लिख दिया ना। तो डी वाई, इसको तो इधर ले जाते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमने यहाँ से लिखा माइनस का 2 वाई अपॉन में एक्स,
और दैट इज 2/x माइनस ऑफ 4 ln x अपॉन में x आ गया। ठीक है, ये आ गया। इस तरह का बन गया, इस तरह का बन गया। तो सिंपल एलडीई फॉर्मेट है, और सिंपल अगर एलडीई फॉर्मेट है तो इसको सॉल्व करना है तो पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आता है, e पावर p dx। तो यहां से बनेगा माइनस का 2x अपॉन dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा e पावर ऑफ -2 1 अपॉन x का ln x ln ऑफ mod x। -2 को इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, mod x -2 आ गया, मतलब इसे ln हट जाएगा, मतलब ये तो फाइनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अच्छा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया तो इसको तो अब आगे इंटीग्रेट किया जा सकता है। आगे इंटीग्रेट कैसे करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, फिर आप लिखते हैं q 2 अपॉन एक्स 4 ln x अपॉन में x इन टू में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिखा और dx। और लास्ट में c लिखना भैया बहुत कंपलसरी है, मतलब इस सवाल को लेने के पीछे पर्पज है तो वो c लास्ट में c लिखने वाला पॉइंट था। ओके, c नहीं लिखो वो सवाल गलत हो जाएगा, तुरंत ही गलत हो जाएगा, तुरंत समझो, खटाखट नहीं फटाफट गलत हो जाना है ना। अब समझते हैं आगे का पाथ है ना। अब तो खैर आसान सी बात है, 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ही। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैं इधर लेके आया तो बन जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब dx। यहाँ से कितना बनेगा, माइनस का 4 यहाँ से आ जाएगा ln x अपॉन में कितना बनेगा, एक्स क्यूब यहाँ से बना और dx यहाँ से आ गया। ठीक बात है, बहुत ठीक है ना। बस इंटीग्रेट करना है, फटाफट करते चलते हैं। क्या करना चाहिए, तो 2 को तो बाहर निकाला, एक्स क्यूब ऊपर ले गए, एक्स पावर -3, एक्स पावर -3 में +1 जोड़ोगे तो -3, तो एक्स पावर -2 आएगा, -2 से डिवाइड लगाओगे तो एक्स पावर -2 आ गया, और -2 से हमने डिवाइड लगा दिया, n+1 से डिवाइड लगाया। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आया। यहाँ पर जब इंटीग्रेट करोगे तो भाई बाई पार्ट्स, ln x का इंटीग्रेशन तो आता नहीं, तो ln x को बाहर निकाला। ठीक है, अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट कराएंगे एक्स क्यूब को, तो एक्स पावर -3 बनेगा, -3 +1 करेंगे तो -2 आएगा, और उसी से डिवाइड लगा देंगे जो पावर है। फिर अब माइनस साइन, फिर जिसको बाहर निकाला उसको डिफरेंशिएट कराएंगे 1 अपॉन एक्स, और जो इंटीग्रेशन यहाँ आया उसको यहाँ चिपका देंगे, है ना, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, और साथ में सी लिखना नहीं भूलेंगे, जो कि मैं यहाँ भूल गया था। ठीक है, जैसे सी लिखना भूले ना सवाल गलत हो जाएगा बेटा। 2 से 2 कट जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, अब क्या है, -1 से प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आया, ये 2 आ जाएगा, ln x आ जाएगा, और 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है ना। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ तक आया। अब समझो बात को, -1 से प्लस हो गया, 2 हो गया, ln x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब माइनस माइनस जाएंगे तो यहाँ से तो प्लस हो गया, फिर एक माइनस आ गया, तो माइनस यहाँ पर आया और माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात समझें तो इंटीग्रेशन में बचा हुआ है ना, -1 से प्लस हो गया, 4 को बाहर निकाल दिया, एक्स पावर -3 लिखा हुआ है। अच्छा, एक्स पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या करा होगा आप, एक्स पावर -3 +1 तो -2 आएगा, अपॉन में फिर से कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा ना, ये तो एक्स पावर -3 लिखा हुआ है, एक्स पावर -3 का इंटीग्रेशन ना, ये आ गया। तो चलो ठीक है, बाद में प्लस सी यहाँ पर आया, मतलब बहुत ही तसल्ली से और बारीकी से सॉल्व करना है ना। y अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ आया। अब आप बात को समझते हैं, अब क्या करना चाहिए कि अब करना चाहिए y अपॉन एक्स स्क्वायर को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो आ गया -1, यहाँ आ गया हमारे पास 2 ln x आ गया है ना, माइनस माइनस का यहाँ से तो हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब बहुत बढ़िया सा आ गया, इससे ये भी कट गया, तो y बराबर एक्चुअली में आया कितना, सी एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ ln x आया, ये आया। और उसने कुछ बोला है आगे, ये कर्व जो है 1,3 से पास कर रहा है, मतलब x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 3 आना चाहिए, यही ना, तो 3 तो यहाँ रखा, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 रखा, और x का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ln 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब c बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया। तो c बराबर अगर 3 आया तो y बराबर एक्चुअली में कितना आ गया, y बराबर या फिर fx बराबर, ओके, तो 3x स्क्वायर प्लस का ln x आया, ये आया ना। ठीक है, ये मेन मुद्दे वाली बात थी।
अब समझना क्या था सवाल में, आगे भी दे रखा है एफ ऑफ रूट टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा हुआ हमसे, पूरा सॉल्व करते हैं ना। एफ ऑफ रूट टू, तो यहाँ पे हम निकालेंगे टू, तो यहाँ 6 आ जाएगा, प्लस में एल एन ऑफ रूट टू। अब आपको ये पॉइंट समझना है कि भाई एल एन ऑफ रूट टू का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। अब देखो बात को समझो, पहले बात तो देखो इसका वैल्यू कैसा आना है, नेगेटिव आना है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है। यहाँ पॉइंट को समझे, एल एन एक्स का ये ग्राफ होता है, एल एन एक्स का, सॉरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी इसकी ना, 1,0 यहाँ कहीं आया, रूट टू यहाँ कहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो पॉइंट को समझे, यहां से मैं अभी बताता हूं ना, ये रूट टू यहाँ कहीं है, ओके। रूट टू की वैल्यू की अगर बात की जाए तो अब देखो पॉइंट समझो, अगर मान लो यहां पर अगर मान लो ई अगर पहुंचे होते अपने, ई पहुंचने पे इसकी वैल्यू एल एन ई बेसी, तो कितना आ जाएगा, 1 वैल्यू आती, 1 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो रूट टू क्या है, 1 पॉइंट समथिंग, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब इसकी वैल्यू कैसे है, 1 से छोटी आई, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, 6 पॉइंट समथिंग अगर लिखा हुआ है तो भैया 6 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब अपना जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। क्या आंसर दिया है इसने, ये भी चेक करते हैं। 6 आंसर ना, बहुत ही बढ़िया ना, तो स्टूडेंट बहुत सही है ना। नाउ आई होप अपने सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया। अच्छा, जिन जिन प्रॉब्लम्स का वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत होती है ना, आप वही देखा करो ना। पूरा आपको लग रहा है कि मुझे सारी प्रॉब्लम्स कुछ देखनी है, तो सारा भी चेक कर सकते हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ आप मेरे थ्रू सीखने वाले हो ना। नाउ अब करते हैं हम 10वीं प्रॉब्लम की बात, 10th प्रॉब्लम। फटाफट ये भी सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व करते हैं ना। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का ना, P एक मैट्रिक्स है, और P इंटू समथिंग इतना दे रखा है, P स्क्वायर इंटू समथिंग ये दे रखा है ना। x1 x2 आर द टू वैल्यू ऑफ x दे रखा है, फॉर विच P इंटू एक्स माइनस आई का डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है ना, 0 है, वेयर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 है ना, देन द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर निकालना, मतलब x1 x2 निकल आया तो हम ये निकाल सकते हैं। तो अब x1 x2 को निकालने के लिए पहले मुझे P निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स P क्या है, तभी तो P माइनस ऑफ xi निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो पहले P निकालते हैं। P निकालने के लिए हमारे पास ये जानकारी दे रखी है, तो काम क्या करना है, मान लेते हैं कि भाई P क्या है, ये पता नहीं 2x2 का है, तो मान लेते हैं कि ABCD। हमेशा 2x2 की मैट्रिक्स आए ना तो उसे आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ये आ गया। अब मैंने क्या किया, मुझे कंडीशन दे रखा है P इंटू आई, तो P इंटू आई नहीं सॉरी 1 और -1 बराबर कितना दे रखा है, -1 और 2 दे रखा है, ठीक है। तो पैरेलली सॉल्व करते हैं। P मैट्रिक्स हमारे पास में कितना है, A B C और D ऐसे दे रखा है, 1 यहाँ है, -1 है, 4 अननोन है, 4 अननोन को निकालने के लिए 4 जानकारियां होना जरूरी है। पहला तो हमने रो टू कॉलम मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से तो आया A माइनस का B, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा, चलो लिख देते हैं, और यहाँ से बनेगा C माइनस ऑफ D, बराबर में कितना लिखा हुआ, -1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया कि A माइनस B का वैल्यू तो -1 आया और C माइनस D का वैल्यू 2 निकल के आ गया, ये आया, ठीक है। ओके, ए और बी में हमारे पास ऐसे दो कंडीशंस आ गई ABCD में ना। आगे हमारे पास क्या दे रखा है, P स्क्वायर। अब देखो बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, बच्चे क्या गड़बड़ करेंगे कि यहाँ P स्क्वायर निकालने लग जाएंगे, और P स्क्वायर निकालोगे तो आपका हो जाएगा मामला खराब, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर आप दिक्कत में चली जाएगी, कैलकुलेशन वाइज बड़ा खराब हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अब आप लगाओ अपना ये, इसे क्या कहते हैं, माइंड, तो 1 और -1 बराबर 1 0, ठीक है। अब उस आपको दे रखा है P ऑफ दिस, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, P इंटू दिस, तो भैया ये आ रहा है P -1 और 2 आ रहा है, ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, और 1 और 0 हमारे पास यहाँ कहीं चल रहा है ना। अब P का वैल्यू लिखते हैं अपना ABCD, और -1 यहाँ लिखा और 2 हमने यहाँ लिखा, दैट इज 1 0 लिखा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का A यहाँ से आया, प्लस का 2 भी यहाँ से आया, दैट इक्वल टू 1 आया, माइनस का C यहाँ से आया, प्लस का 2D यहाँ से आया,
और ये कितना बनेगा, माइनस का सी और प्लस का 2d बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देंगे ना, माइनस से प्लस का 2 भी लिखा, माइनस का सी प्लस का 2d ना, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अच्छा अब देखो बात को बड़ा अगर ध्यान से समझे तो ये ए और बी में एक कंडीशन है, ये भी ए और बी में एक कंडीशन है। इन दोनों को तो सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व करके मैं क्या कर सकता हूँ, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व करते टाइम मैंने क्या दोनों को जोड़ दिया, तो ए और माइनस से तो 0 हो गया, माइनस बी और प्लस का 2 भी तो प्लस का बी बना, और -1 और +0 तो यहाँ बी का वैल्यू 0 आया। ठीक है, बी का वैल्यू अगर 0 आया तो उसके बाद में ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये आया। नाउ अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, सी और डी, सी और डी को जोड़ दिया, माइनस का डी और प्लस का 2d, तो भाई प्लस का डी बना, 2 + 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो डी का वैल्यू 2 आया, तो डी की वैल्यू को अगर 2 यहाँ डाल दूं तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा कुछ आया निकल के। आई थिंक अगर मैंने सब कुछ सही किया ना तो अपना यहाँ तक बात सही है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि मैट्रिक्स पी की अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक्स पी हमारे पास में कितना आया, ए बी सी डी, तो ए का वैल्यू तो आया -1, बी का वैल्यू आया 0, सी का वैल्यू आया 4 और डी का वैल्यू कितना आया, 2 आया, ये आया। ठीक है, अब सवाल में क्या दे रखा है, p माइनस ऑफ एक्स आई का डिटर्मिनेंट, तो ये p है तो मैं एक्स आई लिखता हूं पहले, ये तो होगा 1 0 0 1, ये तो आई मैट्रिक्स हो गया, एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स और एक्स आ जाएगा। ठीक है, p माइनस ऑफ एक्स आई। अच्छा देखो अब ये क्या फटाफट लिख सकते हो, p माइनस ऑफ एक्स आई। ठीक है, अगली बार से आप क्या करना चाहिए, p माइनस ऑफ एक्स आई लिखना है तो अब डायगोनल के एलिमेंट को सेपरेट कर दो ना, x यहाँ पर आया, यहाँ 0 आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 - 0 और 2 माइनस ऑफ एक्स, ये आ गया। ठीक है, स्मॉल एक्स लिख लेते हैं, कैपिटल एक्स लिखने में दिक्कत जाती है अपने को। ओके, यहां तक आया। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है, तो p माइनस ऑफ एक्स आई, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आया, -1 - x, 4 यहाँ आया, 0 यहाँ आया, 2 माइनस ऑफ एक्स यहाँ से आया। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो भैया इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, तो हमने यहाँ लिखा 2 माइनस ऑफ एक्स, -0 आ रहा है, क्या ऐसा आ रहा है क्या बेटा, शायद ऐसे ही आ रहा है ना। ठीक है, तो मतलब अगर ये सॉरी -0 बराबर 0, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कहीं ना, अगर हो गई हो तो फिर आप चेक करेंगे एक बार, तो x - 2 और x प्लस 1 बराबर 0 आया, तो x का वैल्यू तो 2 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू -1 आया, ये दो वैल्यू जा रही है ना, -1 और 1, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर पूछा हुआ है, तो एक का 2 का स्क्वायर कराएंगे तो अपना 4 आ जाएगा, और एक -1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1, मतलब 5 आंसर आना चाहिए। अगर सब कुछ सही लिखा है तो इसका आंसर 5 आएगा ना। तो क्या है, चेक करते हैं, क्रॉस चेक क्रॉस चेक क्रॉस चेक, वाह, मतलब सही किया है हमने ना। ठीक है स्टूडेंट, तो कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं दी इस प्रॉब्लम में, तो सही है। आई होप आपको, देखो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक बार फिर से लास्ट प्रॉब्लम में पहुंचते हैं। ठीक है, देखो लास्ट वाला प्रॉब्लम ये भी बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था। छोटी सी गलती अगर आप कर देते ना, पी स्क्वायर निकाल देते अगर यहाँ से, सवाल में भटक जाते आप, और भटक जाते तो फिर सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत चली जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुई है। तो अपनी प्रिपरेशंस को बढ़िया से करो और इन सभी प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है ना उसमें आपको बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है ये। ठीक है, बशर्ते प्रॉब्लम्स को आप अपने एंड पे कर रहे हो और जब जरूरत पड़ रही है तब आप सॉल्यूशंस को देख रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।